बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, BS 4 ईयर, चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का लेक्चर 12 रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ये आप एक बात को समझ चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूं कि जो सबका लेक्चर्स हैं उन्हें आप लोगों ने प्रिपेयर करना है साथ साथ, और उसके मुताबिक फिर आप क्वेश्चंस भी किया करें। देखिए, इसका बेहतर मेथड यही है कि लेक्चर आप सुनते भी जाएं, साथ साथ मैंने पहले बार बार कहा कि कागज पेंसिल आपके साथ हर सूरत में होनी चाहिए और उन पॉइंट्स को लिखते जाएं। असूलन ये है कि आपको 2 टाइम्स इसे व्यू करना चाहिए। 2 मरतबा आप लेक्चर सुनेंगे तो मेरा तो अंदाज़ा है कि ये फिर आपको तैयार हो जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुस्ती कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं, बड़ी मिस्टेक पर हैं। दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। हर क्लास में से, चाहे फिजिक्स की हैं, बॉटनी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बॉयज़ गर्ल्स, तो ये राउंड अबाउट 30 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स नहीं ले रहे या सुस्ती कर रहे हैं या असाइनमेंट अपनी जमा नहीं करवा रहे। ये बात बड़ी क्लियर कर दूं कि सेकंड सेमेस्टर आप लोगों का तकरीबन इसी तरह वीडियो लेक्चर्स पर ही होगा, असाइनमेंट्स पर मबनी होगा। मिड टर्म के लिए केमिस्ट्री के हवाले से जो है आपकी, और जो प्रैक्टिकल वर्क आपका फर्स्ट सेमेस्टर का होना है, उसके मार्क्स डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है ये आपके इन्हीं लेक्चर्स की बुनियाद पर, आपकी हाजिरी, आपके असाइनमेंट्स, इसकी बुनियाद पर होगा। ये मुझे अलहदा एक पैगाम देना चाहिए था, लेकिन इसी स्पेसिफिकली क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है तो मैंने इसे साथ ही ये मैसेज आपको कन्वे किया है। बी सीरियस। और बाकी के जो साथ साथ मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ अपने केमिस्ट्री में, स्टैटिस्टिक्स है या इस्लामिक स्टडीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश भी, उन्हें भी साथ साथ आप लोगों ने तैयार करते जाना है, इसमें सुस्ती ना करें। अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं, रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस से स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें किन रूल्स को देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है ये सही है। तो पहला पॉइंट उसमें ये है कि जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, यानी ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस, उसे हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का नाम दे रहे हैं। शुड बी बोनाफाइड लेवल स्ट्रक्चर्स। अब इससे मुराद ये है कि जो वैलेंसी है उसे इन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए, और किसी भी एक एटम की या एलिमेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बॉन्ड बनाने की। तो उसके मुताबिक हाइड्रोजन के लिए 1 है, कार्बन 4, नाइट्रोजन भी 4, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 3, हेलोजन ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। बस ये एसीटेट का स्ट्रक्चर देखें। पहला स्ट्रक्चर जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है एक ऑक्सीजन पर है और दूसरे में, दूसरे ऑक्सीजन पर हमने से शिफ्ट किया। तीसरे को हमने कैसे बना दिया कि डबल बॉन्ड बना दिए कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। यहाँ आप देखेंगे कार्बन के साथ बॉन्ड कितने बन रहे हैं, कोवेलेंट 5, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 4, तो ये इसका स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। इससे आप
अनवैलिड स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। ये बाकी उसकी डिटेल आ गई, आप उसे रीड कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए कि ये अब वही एसिटिक एसिड आ गया। अब स्ट्रक्चर ए, बी और सी को अगर आप देखें, फर्क क्या है और ए और बी में कि डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन वाला OH के साथ अटैच हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन वो जो कैपेसिटी है वैलेंसी वाली वो पूरी हो रही है। तीसरे सी स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें कार्बन के साथ क्या है, 4 बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा से ज्यादा 3 है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कितने हो गए, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये इसीलिए स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। सिमिलरली ये नाइट्रो अल्केन को आप देख लें, RnO2, इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे स्ट्रक्चर तो इसके वैलिड हो गए, लेकिन जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो अनवैलिड क्यों है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बन सकते हैं, इसमें 5 हो गए, तो ये इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2 इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है कि various contributing structure of a compound may differ only in the distribution of electron, the relative position of atom remaining unchanged from structure to structure। अब ये आप देखिए इसमें कि इथाइल ब्यूट्रेट है। अच्छा, इसमें अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, CH3C डबल बॉन्ड 2, CH2 COO C2H5, बल्कि इसे आप एस्टर और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ब्यूट्रेट नहीं होगा इसका नेम। अच्छा, इसमें आप देखें कि दूसरा जो 20 का स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ गया, कार्बन कार्बन के दरमियान, और हाइड्रोजन इसका शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, तो एटम शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पॉसिबल है। इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर तो कहला सकते हैं, कीटो और अल्कोहल फार्म तो आप इसे कह सकते हैं, एक इनोल फार्म होगी और एक कीटो फार्म होगी। तो ये हाइपर कंजुगेशन एक टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके एक एग्जांपल है, इट इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर A and B represent two different compounds which are in equilibrium with each other. They are not canonical forms of the same compound, as the position of hydrogen atom has changed in going from A to B। तीसरा रूल क्या है, all the contributing structures of a given resonance hybrid must have the same number of unpaired electrons। 1,3 ब्यूटाडाइईन है, तो इसमें कार्बन 1 पर भी और कार्बन नंबर 4 पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने शो किया है। अच्छा, अब देखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 and CH2 plus CH double bond CH, CH2 minus have no unpaired electrons। चौथा रूल क्या है कि the real molecule, the resonance hybrid is always more stable than any of the canonical forms। This is obvious because in any one canonical form, each pair of bonding electrons is localized between two atoms only, whereas in the hybrid the pi electrons are delocalized over 3 or more atoms. The resonance energy of a compound is a difference of energy between actual molecule, the hybrid,
एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। तो अब देखें ना, ये एक स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर रहे थे कि दरअसल हम इसमें एनर्जी की नहीं बात कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस एनर्जी की बात की है कि जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। नॉट एनर्जी बट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है कि जो एक्चुअल हाइब्रिड मॉलिक्यूल और जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है या जो लोएस्ट एनर्जी की कैनोनिकल फॉर्म है, उनके दरमियान और रेजोनेंस हाइब्रिड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो कोई भी एनर्जी हो, बॉन्ड एनर्जी हो, हाइड्रोजनेशन एनर्जी हो, उसे आप रेजोनेंस एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें, we can calculate resonance energy of benzene from its heats of hydrogenation। ये वही है जो आपने एफएससी में पढ़ा। आमतौर पर देखा यह गया कि ये साइक्लोहेक्सीन्स हैं, इसमें अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसमें एक मोल हाइड्रोजन एडअप होगी, निकल कैटलिस्ट होगा। डेल्टा एच की वैल्यू पता है कितनी है? 120 किलो जॉल पर मोल ये रिलीज होगी एनर्जी। सो हाइड्रोजनेशन एनर्जी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर इसी तरह के 3 इसमें बॉन्ड हों, जैसे ये स्ट्रक्चर दिए हुए, इसमें 3 मोल हाइड्रोजन एडअप होंगे और जो इसकी एक्सपेक्टेड हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू होगी 3 से जस्ट उसे मल्टीप्लाई आप कर 360 किलो जॉल पर मोल आ जाएगी। अब यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये होनी चाहिए, लेकिन जब हम इसे एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो आते 208 किलो जॉल पर। फर्क कितना आ गया? 152 का। अब ये जो 152 है, ये इसी को आप नाम क्या देंगे? ये उसकी रेजोनेंस एनर्जी है। यानी हाइब्रिड की एनर्जी कितनी होगी? 208। और जो उसका लोएस्ट एनर्जी क्या एक और स्ट्रक्चर है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 360 किलो जॉल पर मोल के बराबर। तो इसमें हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम। कोई भी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी हाइब्रिड से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। और इनका जो फर्क है उसी को आप क्या नाम देंगे? रेजोनेंस एनर्जी का नाम देंगे। सो बेंजीन मॉलिक्यूल जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो 152 किलो जॉल पर मोल ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस फिनोमिना की वजह से। इन शॉर्ट, all compounds which are not fully described by a single structure but a combination of contributing structures have extra stability and are said to be resonance stabilized। यानी जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो आप उसमें यही कहेंगे कि उसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये आज के जो हैं ये रूल्स हमने पढ़े हैं, 4 एक रूल्स, फिर 5वें रूल के सब रूल्स हैं, उन्हें सिर्फ एक लेक्चर में कर लेंगे। अब कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा वीडियो को शॉर्ट कर दिया जाए ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ लें, लेंथी लेक्चर से हम अवॉइड करें। तो ये आज का वर्क है। वंस अगेन आपसे ये कह रहा हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, तमाम लोग। तो आज के जो लेक्चर जो ही आप डिलीवर करें, हर एक आदमी जो है बेल आइकन को भी और साथ साथ सब्सक्रिप्शन भी इसकी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।